of a system of particles। इसे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले भी इसमें 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन ए हेड ऑन कोलिजन ए पार्टिकल विथ इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल v स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मास। इफ कोलिजन is to be elastic, then their velocities after collision will be। यहाँ कहा जा रहा है कि एक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो हेड ऑन कोलिजन में एक पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल v है, वो जो है कि सेम मास का दूसरे पार्टिकल जो कि स्टेशनरी स्टेट में है उससे हेड ऑन कोलिजन करता है। तो यदि कोलिजन को हम इलास्टिक मान लेते हैं, यानी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होंगी, जो दो पार्टिकल्स होंगी जो वेलोसिटी होंगी आफ्टर कोलिजन, वो क्या होगा ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में 0 0, यानी पहले की वेलोसिटी जो होगी 0, दूसरे की भी 0 होगी। ऑप्शन बी है v/2 v/2। ऑप्शन सी है v एंड 0। चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी 0 एंड v। तो इसमें हेड ऑन कोलिजन हो रहा और इलास्टिक कोलिजन है, और एक मास एक जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है और एक जो है कि मूव कर रहा है। तो इसमें जो होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इंटरचेंज हो जाती है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, 0 एंड v। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। The work done around any closed path in a conservative field force field is। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई क्लोज पाथ है, उसके अराउंड यदि वर्क डन किया जाए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर तो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो डियर स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 0। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन किया जाता है तो वो जो है कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। और यदि पाथ जो है कि क्लोज्ड है तो फाइनल और इनिशियल पोजीशंस एक ही जगह होंगे, तो इसका वर्क डन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। सेंट्रल फोर्स इज। हम यहाँ आया सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए नॉन कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी कैन नॉट से, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन बी कंजर्वेटिव। तो सेंट्रल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज। यहाँ कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है। ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी है पॉजिटिव, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन ए नेगेटिव। जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है, और यह शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, और यदि हमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से सेपरेट करना है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो वर्क डन है किसी भी सिस्टम पर, कई फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो उस पर जो वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है। इसके ऑप्शन ए टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, या ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट जो वर्क डन होता है वो बेसिकली जो सिस्टम है उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, यानी यहाँ पर
ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है वर्क डन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज, अब यहाँ कहा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड जो होता है उसका नेचर क्या होता है। ऑप्शन ए है ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी है ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ऑप्शन सी है ए कंजर्वेटिव फील्ड, ऑप्शन डी है ए फ्रिक्शन फोर्स फील्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, ये जो है कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ए बुलेट हिट्स ए ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड गेट्स embedded in it, then which physical quantity does not change for the block। अब यहाँ कह रहा है कि एक ब्लॉक है और उस पर एक स्मूथ टेबल पर इसको रखा गया है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर यह ब्लॉक स्टेशनरी स्टेट में, रेस्ट स्टेट में है, और इस पर एक बुलेट जो हिट करती है ब्लॉक पर, तो बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर इंटर कर जाती है, उसी में फिक्स हो जाती है। तो उस केस में जो है कि ब्लॉक के लिए कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो चेंज नहीं होगी, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी लीनियर एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम। तो जो लीनियर मोमेंटम होगा वो जो है चेंज नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ए क्रिकेटर कैच ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ। यहाँ कहा जा रहा है कि एक क्रिकेटर है जो एक 150 ग्राम का जो है मास का बाल को क्या करता है, वो कैच करता है, और वो जो कैच करता है उसको कैच करने में जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकेंड का है, और जो बॉल है उसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो जो क्रिकेटर है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू जो चेंज इन मोमेंटम अपन चेंज इन टाइम, या मोमेंटम अपन टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम जो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी और टाइम जो हो जाएगा 0.1। तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो इसका फोर्स आ जाएगा या फिर से dt अपन dt से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 30 न्यूटन। इसको सॉल्व करने पर यह 30 न्यूटन आएगा, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, ए फ्रेम विल बी इनर्शियल इफ इट मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम विथ ए कांस्टेंट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी फ्रेम है वो इनर्शियल होगा यदि यह जो है कि एक दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो उसके लिए कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन बी एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन सी है लीनियर एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लीनियर वेलोसिटी। तो कोई भी फ्रेम जो कि इनर्शियल है दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10,
in Newton's second law for constant mass is the acceleration of the mass m with respect to, यहाँ कहा जा रहा है जो सेकेंड लॉ है न्यूटन्स के मोशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ, इसमें मास को कांस्टेंट रखा गया है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है मास का वो किसके रिस्पेक्ट में होता है ये बताना है। इसका राइट ऑप्शंस दिए हुए हैं, एनी ऑब्जर्वर, ऑप्शन बी है एनी इनर्शियल ऑब्जर्वर, ऑप्शन सी है एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट ओनली, या ऑप्शन डी है एन ऑब्जर्वर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड ओनली। डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी इनिशियल ऑब्जर्वर। कोई भी इनर्शियल ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन को, मास का एक्सेलरेशन जो देखते हैं उसके एनी इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कौन सा कंसेप्ट देता है, किसका कंसेप्ट देता है? ऑप्शन ए एनर्जी का कंसेप्ट देता है, या फिर ऑप्शन बी है वर्क, ऑप्शन सी है मोमेंटम, या ऑप्शन डी है इनर्शिया। तो डियर स्टूडेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इससे जो है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की प्रॉपर्टी का कंसेप्ट हमें पता चलता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए मेजर ऑफ। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो किसका मेजरमेंट होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है मोमेंटम, और ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फोर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो फोर्स का मेजरमेंट है। यह जो है कि बताता है कि फोर्स जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना लगेगा या कितना अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी रेफरेंस फ्रेम जो अर्थ से अटैच्ड है वो किस तरह का, उसका नेचर क्या बताना है। ऑप्शन ए इज एन इनर्शियल, ऑप्शन बी कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम, ऑप्शन सी है इज एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल, या फिर ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम। तो कोई भी फ्रेम अर्थ से जो अटैच्ड है वो इनर्शियल नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव करती है। तो इस पर जो भी फ्रेम हम एज्यूम करेंगे वो भी क्या होगा, एक्सेलरेटिंग ही फ्रेम होगा, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम जो होते हैं वो इनर्शियल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम। कहा जा रहा है कि एक इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम होता है जो क्या होता है, किस तरह का होता है ये बताना। ऑप्शन रिगार्डिंग, ऑप्शन ए है विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या ऑप्शन बी है विच इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन सी है विच डज नॉट होल्ड लॉ ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन डी है ऑल दी आर करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम होता है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, यानी इसमें जीरो एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, इन एन इनर्शियल फ्रेम ए फ्री पार्टिकल। तो इनर्शियल फ्रेम में कोई भी फ्री पार्टिकल है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है या डिएक्सेलरेटेड होता है, या रेस्ट में होता है, या फिर यूनिफॉर्म होता है, ये हमें बताना है। जैसा कि ऑप्शन में दिया है इज एक्सेलरेटेड, ऑप्शन बी इज डीएक्सेलरेटेड, ऑप्शन सी है मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर एट रेस्ट, ऑप्शन डी है आइदर एक्सेलरेटेड और डीएक्सेलरेटेड। इसका
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर केप्ट एट रेस्ट। तो कोई भी फ्री पार्टिकल है जो इनर्शियल फ्रेम में है, तो फ्रेम जो है कि इनर्शियल है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर वो रेस्ट में होगा। तो पार्टिकल भी उसमें या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर वो रेस्ट में होगा, यही हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, इन फिजिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर क्लासिफाइड बाय टू मेन टाइप्स। तो फिजिक्स में जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, वे कौन कौन से हैं ये बताना है। ऑप्शन ए, ट्रू एंड फिक्शनल, ट्रू और फिक्शनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, या फिर ऑप्शन बी है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, ऑप्शन सी है फास्ट एंड स्लो, ऑप्शन डी है रियल एंड इमेजिनरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, यही दो रेफरेंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, वर्किंग ऑफ रॉकेट और जेट इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ कहा जाए कि रॉकेट या जेट जो होते हैं वो कौन से लॉ, न्यूटन्स के कौन से लॉ पर बेस्ड होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन थर्ड लॉ और ऑप्शन डी है ऑल दी थ्री लॉ। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन थर्ड लॉ। तो रॉकेट या फिर जेट्स जो होते हैं ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर वर्क करते हैं, इसके बेस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली इंक्रीजेस देन। यदि जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो सडनली यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, द मास ऑफ ऑल बॉडीज विल इंक्रीज, सभी बॉडीज की जो मास वो इंक्रीज कर जाएगी, या द वेट ऑफ ऑल बॉडीज विल इंक्रीज, ऑप्शन सी है बोथ मास एंड वेट ऑफ ऑल बॉडीज विल इंक्रीज, या ऑप्शन डी है नाइदर मास नॉर वेट ऑफ ऑल बॉडीज विल इंक्रीज। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द वेट ऑफ ऑल बॉडीज विल इंक्रीज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करने से या इंक्रीज हो जाने से जो बॉडी का वेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, ए पर्सन इज सिटिंग इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मेजर्ड वेट ऑफ पर्सन विल बी। यहाँ कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जो कि एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में बैठा हुआ है और वो लिफ्ट जो है कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो पर्सन का वेट होगा मेजर किया जाएगा, वो एक्चुअल वेट से किस तरह से रिलेटेड होगा ये बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेस दैन एक्चुअल वेट, ऑप्शन बी मोर दैन एक्चुअल वेट, ऑप्शन सी इक्वल टू एक्चुअल वेट, या ऑप्शन डी है 0। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मोर दैन एक्चुअल वेट। तो लिफ्ट यदि ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका वेट जो होगा पर्सन का वो एक्चुअल वेट से अधिक होगा, और यदि वो नीचे आ रहा होगा तो उसका एक्चुअल वेट से मेजर्ड वेट कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, ए लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अटैच टू इट्स सीलिंग। अब यहाँ कहा रहा कि एक लिफ्ट है जो ग्रेविटी के अंडर में फॉल हो रही है, गिर रही है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि उस लिफ्ट के सीलिंग से कोई पेंडुलम अटैच्ड है, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है। इसके ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है 1 सेकेंड, या ऑप्शन डी है 2 सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनफाइनाइट। यदि कोई लिफ्ट जो है कि अंडर ग्रेविटी फॉल हो रही है तो जो सीलिंग से अटैच पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है हमें बताना है। ऑप्शन
freely falling bodies deviate from their true vertical path? Option B A, the freely falling bodies have no effect on it. Option C A, it follows the straight line path. या ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन ए, द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज डेविएट फ्रॉम देयर ट्रू वर्टिकल पाथ। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो फ्रीली पार्टिकल है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, वर्टिकल पाथ जो है उसका, उससे वो क्या जाता है, डेविएट होकर के लेफ्ट या राइट साइड में टर्न कर जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। कोरियोलिस फोर्स जो है कि हाँ एग्जिस्ट करता है ये बताना है। ऑप्शन ए मे एग्जिस्ट ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑप्शन बी ए मे एग्जिस्ट ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। ऑप्शन सी ए मे एग्जिस्ट इन बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। या ऑप्शन डी ए नन ऑफ एबव। तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में एग्जिस्ट ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोरियोलिस फोर्स जो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैलीलियन इनवेरिएंट। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन जो है गैलीलियन इनवेरिएंट होता है, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो मॉडिफाई नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन ए टार्क, ऑप्शन बी है मोमेंटम, ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी है काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी। तो गैलीलियन इनवेरिएंट जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। द हाइपोथेटिकल मीडियम required for the propagation of light wave should be। यहाँ कहा जा रहा है कि हाइपोथेटिकल मीडियम जो कि लाइट वेव को मूव करने के लिए या प्रोपगेट करने के लिए जरूरी होता है वो कैसा होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए रिजिड एंड हैवी, ऑप्शन बी ए रिजिड एंड लाइट, ऑप्शन सी ए नॉन रिजिड एंड लाइट एंड ऑप्शन डी है नॉन रिजिड एंड हैवी। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिजिड एंड लाइट। तो रिजिड और लाइट होना चाहिए, लाइट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। ए बॉडी ऑफ वेट 1 न्यूटन हैज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल रिलेटेड टू द ग्राउंड व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट जो है 1 न्यूटन का है और इसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली 1 जूल है, और यह जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है 1 जूल। तो उस समय जो है कि जो बॉडी है उसकी हाइट क्या होगी ग्राउंड से, ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 1 है और वेट जो होता है mg होता है, और mg जो है कि 1 न्यूटन है। तो h निकालना है तो ये पोटेंशियल एनर्जी बाई mg हो जाएगा, तो 1/1 यानी 1 मीटर हो जाएगा। तो इसकी हाइट जो आएगी वह 1 मीटर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन बी जो कि 8.9 मीटर है, ऑप्शन सी 1/9.8 मीटर है और ऑप्शन डी 0, ये सही नहीं है, ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स जो है किसी सिस्टम पर लग रहा है तो उसके द्वारा किया गया नेगेटिव वर्क डन जो किसके चेंज के बराबर होता है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी है टोटल एनर्जी, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी। और नेगेटिव जो होता है वर्क डन का नेगेटिव वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। यू लिफ्ट ए सूटकेस
from the floor and keep it on the table. The work done by you on that suitcase depends on। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो है कि किसी सूटकेस को फ्लोर से उठा करके एक टेबल पर रख देते हैं, तो वर्क डन जो है आपके द्वारा किया गया कार्य जो है सूटकेस पर किया गया कार्य किसके पर डिपेंड करता है, ये बताना है। इसके ऑप्शन है द पार्ट टेकन बाय द सूटकेस, ऑप्शन बी है योर वेट, ऑप्शन सी है द वेट ऑफ द सूटकेस, और ऑप्शन डी है द टाइम टेकन बाय यू इन डूइंग सो। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द वेट ऑफ द सूटकेस। सूटकेस के वेट पर डिपेंड करता है कि हमें कितना वर्क सूटकेस पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। A stone is dropped from an aeroplane moving with a constant horizontal velocity. The path of the stone observed by the pilot will be। अब यह कहा जा रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वहाँ से एरोप्लेन से एक स्टोन को छोड़ दिया जा रहा है, ड्रॉप कर दिया जा रहा है। तो जो स्टोन होगा जो नीचे की तरफ आएगा उसका जो पाथ होगा वो यदि पायलट उसके पाथ को देखता है तो वो पाथ किस तरह का दिखाई देगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए पैराबोला, ऑप्शन बी है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी हाइपरबोला, या फिर ऑप्शन डी है आर्क ऑफ सर्किल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन। तो यदि पायलट ऊपर से देखता है जो स्टोन छोड़ा गया नीचे की तरफ तो उसका पाथ जो कि स्ट्रेट लाइन उसको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। द पाथ ऑफ ए पार्टिकल situated on the circumference of the wheel of a moving car will be seen by an observer on earth as। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक मूविंग कार का व्हील पर एक पार्टिकल जो है उसके सरकमफ्रेंस पर है, तो कोई अर्थ पर ऑब्जर्वर उसको यदि देखता है उस पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री को देखता है तो किस तरह का दिखाई देगा। तो इसके ऑप्शन ए साइक्लॉइड, ऑप्शन बी है स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी है सर्कुलर, और ऑप्शन डी है पैराबोलिक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइक्लॉइड। तो जो अर्थ पर कोई ऑब्जर्वर है तो व्हील मूविंग कार के व्हील पर सिचुएटेड पार्टिकल का जो पाथ होगा वो उसे साइक्लॉइड दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है किसी मूविंग पार्टिकल का जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो किस पर डिपेंड करता है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए द पार्टिकल्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऑप्शन बी है द पार्टिकल्स इनिशियल पोजीशन एंड वेलोसिटी, द ऑप्शन सी है द पार्टिकल्स इनिशियल पोजीशन एंड इट्स पाथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए द पार्टिकल्स पाथ एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज वो पार्टिकल के फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि इस यूनिट का प्रैक्टिस सेट 2 था इसको डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें जिससे इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।